हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू क्लिक इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर लाया हूँ आपके। जो आंसर शीट को मैनेज करने वाले और बेस्ट आंसर लिखने वाले बहुत सारे मैंने कुछ आपको टिप्स दिए थे। उसमें बाद में फिर स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे कि सर एक्चुअल में कैसे लिखना है आंसर शीट में, वो थोड़ा सा समझाइए। और आंसर शीट जब चेक होती है क्या क्राइटेरिया रहता है आंसर शीट चेक होने का। तो उसके लिए मैं आपको आंसर शीट एक्चुअल जो होती है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, और साथ ही जो टीचर चेक करते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है पेपर चेकिंग का, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए आंसर शीट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या पता है क्या नहीं पता है वो आपकी आंसर शीट ही तो उसको बयां करती है ना। तो इसलिए आंसर शीट का मैनेजमेंट और राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो अब आपको मैं बताने के लिए आया हूं, क्योंकि इस मंथ के बाद में अब आपको एक्चुअल प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे ही आप उसको शुरू कर लें। जो इवेल्युएटर है वो आपको पर्सनली जानते तो है नहीं, आपका सिर्फ परिचय उनका आंसर शीट से ही होता है। तो आंसर शीट में जैसा आप करके आएंगे वैसा वैसा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपके लिए सीबीएसई के जो पहले के टॉपर्स हैं उनकी आंसर शीट भी प्रेजेंट करने वाला हूं कि उन्होंने कैसा लिखा, क्या इंपॉर्टेंट रूल्स जो उन्होंने फॉलो करे, किस तरीके से उन्होंने आंसर्स को प्रेजेंट करा जिसकी वजह से उनको 100 मार्क्स मिले। मार्क्स तो वैसे नॉलेज के मिलते हैं, आपने कितने अच्छे आंसर्स लिखे, लेकिन प्रेजेंटेशन का भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होता है। तो वो सारी चीजें उन आंसर शीट से क्लियर हो जाएंगी आपको। इस वीडियो में जो टॉपिक्स कवर करने वाला हूं एक बार उन पर नजर डालते हैं, और आई होप कि आपकी सारी क्वेरीज इन पॉइंट्स में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं कवर करूंगा कि व्हाट टू राइट। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीएसई बोर्ड में तो उसका कोई आंसर होगा ना जो एक्सपेक्ट किया जा रहा होगा वहां पे। तो क्या लिखना है, वर्ड लेंथ फॉलो करनी है कि हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है, पता तो आपको है। लेकिन ऐसा नहीं कि 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप 6 नंबर के हिसाब से उसको अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। ओवर राइटिंग, इवन अंडर राइटिंग भी, कि आप रिक्वायर्ड लेंथ भी प्रेजेंट ना करें, वो भी गलत हो जाता है। प्रेजेंटेशन स्टाइल, हाउ टू प्रेजेंट योर आइडियाज, पता आपको सब कुछ है, आप ये भी जानते हैं कि कितना लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, उसको कहां से स्टार्ट करें, कहां उसको फिनिश करें, किस किस तरीके से बुलेट्स में, पॉइंट्स में, अंडरलाइनिंग, वो सारे इश्यूज हैं जो आपको टॉपर्स की जो आंसर शीट है उसमें मैं क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद में जो सीबीएसई टॉपर्स हैं उन्होंने बिगिन कैसे किया क्वेश्चन को, और उसके बाद में एंड कैसे किया, जो उसकी बॉडी है आंसर की उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है, उससे आपको काफी आइडियाज मिल जाएंगे। हाउ द आंसर शीट इज इवेल्युएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपना माइंडसेट जानते हैं, आप ये जानते हैं कि आपको क्या प्रेजेंट करना है, क्या करना है। लेकिन अगर ये भी पता चल जाए कि इवेल्युएटर क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आंसर शीट में, तो फिर तो आप अच्छे से ढंग से उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे ना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपसे चाहा क्या जा रहा है। और लास्ट पॉइंट ये कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिसपे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली मार्किंग स्कीम की यहां मैं बात कर रहा हूं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि सब्जेक्ट के लिए किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मार्किंग स्कीम क्या कह रही है। तो अगर आपका सपना है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का, इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि 95 प्लस का भी अगर आपका टारगेट है तो आप इन सारे रूल्स को फॉलो जरूर करें, क्योंकि इन्हें इग्नोर करके आप डेफिनेटली 5 से 7 नंबर मिस कर देते हैं सारी नॉलेज होने के बावजूद भी। 2020-21 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें 20 मार्क्स का तो देखिए प्रोजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आने वाले हैं, तो 20% वेटेज उसकी हो गई। तो यहां आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं 60 मार्क्स के, तो 60% वेटेज उसकी है। आप इनकी नीड के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर कीजिए, इनकी नीड के अकॉर्डिंगली आप आंसर कर दीजिए, तो आपको फुल मार्क्स डेफिनेटली मिलेंगे। यहां जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं बेसिकली क्या 2019 के टॉपर की ये आंसर शीट है। तो उस टाइम माइक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास में होती थी, 2020 की अवेलेबल नहीं हो पाई, लेकिन एटलीस्ट जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है वो आप यहां देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज है आंसर शीट का, कितना नीट एंड क्लीन यहां प्रेजेंट किया गया। प्रेजेंटेशन स्टाइल पे आप ध्यान दीजिए कि बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पे कि 30 जो है हमारा ये सब्जेक्ट पेपर कोड हो गया 030, उसके बाद सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स क्लास 12th भी मेंशन कर दिया, फिर सेक्शन लिख दिया, 2 सेक्शंस आते हैं ए एंड बी। इस बार सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा, तो वो आप इसमें देख सकते हैं, तो यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स मेंशन कर देंगे आप। उसके बाद आंसर 1, तो यहाँ पे आप देखिए आंसर कितना क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है कि नंबर क्या है क्वेश्चन का। तो आंसर 1 क्लियरली मेंशन करके उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और फिर उसकी जो प्रेजेंटेशन आप देखिए कितने अच्छे नीट एंड क्लीन वे में प्रेजेंट किया गया है। तो ये आप सीख सकते हैं। एक खास बात जो ध्यान देने लायक है वो यहाँ पे कि आंसर शीट में देखिए ये वाला पार्टीशन जो है लेफ्ट साइड वाला ये तो आपको मिल जाता है, लेकिन राइट साइड का पार्टीशन इस स्टूडेंट ने खुद किया हुआ है। लगभग 1 इंच या फिर स्केल की जो चौड़ाई होती है लगभग इतनी जगह आंसर शीट में राइट साइड में छोड़ दी है। एक तो इससे आपकी आंसर शीट प्रेजेंटेबल ज्यादा हो जाती है, दूसरी बात ये कि इससे आपकी जो आंसर शीट है ना
उसमें रफ वर्क के लिए राइट साइड में स्पेस रह जाता है। सेक्शन बी जब स्टार्ट करे क्लियरली मेंशन कर दे कि मैं सेक्शन जो है डिफरेंट स्टार्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, तो उससे जो एग्जामिनर है, जो इवेल्युएटर है बेसिकली, वो बहुत उसको ना कंफ्यूजन नहीं होता कुछ भी आपकी आंसर शीट को देख करके, और आपकी गलती से मार्क्स कटने के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। चलिए आप यहां देख सकते हैं आंसर नंबर 13 मेंशन कर दिया गया है। इस बार जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 18 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि अब 17 क्वेश्चन एक सेक्शन में आते हैं, तो यहां आप लिखें आंसर 17। फिर उसका आप देखिए यहां ये मेंशन किया हुआ है इसमें कि चॉइस क्या है जो करेक्ट है। 4 ऑप्शंस आपको मिलती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो वो पहले वो डी लिखा, यहाँ डी लिखने के बाद वो वर्ड्स में भी लिख दिया कि फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, तो ये आप इससे सीख सकते हैं कि क्वेश्चन में आप करेक्ट चॉइस लिखना ना भूलें कभी भी। क्वेश्चन नंबर जो है वो जरूर लिखें जब आंसर लिख रहे हैं, आंसर नंबर 17, फिर ए बी सी डी में से जो करेक्ट है वो लिखते हैं, और कोशिश करें कि जो वर्ड में वहां ऑप्शंस दी गई है वो भी आप लिख दें, तो उससे गलती के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। फिर आप देखिए एक लाइन खाली छोड़ी है उसके बाद में, और जहां यहां मैक्रो इकोनॉमिक्स भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नीचे भी एक लाइन खाली, फिर आंसर लिखा, फिर जहां आंसर फिनिश हो गया फिर एक लाइन खाली छोड़ी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करा है, फिर जहां वो फिनिश हुआ उसके बाद फिर एक लाइन खाली छोड़ के फिर नेक्स्ट को स्टार्ट किया। तो प्रॉपर स्पेस का मैनेजमेंट इस स्टूडेंट ने किया हुआ है। इस शीट पे देखिए यहां व्हाट टू राइट आपको शो किया हुआ है। बेसिकली क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं, आप देखते हैं कि जो हमारा नेशनल इनकम वाला पार्ट है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आते हैं 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अच्छे ढंग से उसको अटेम्प्ट कर दें, करेक्ट आपको आंसर आ जाए तो 6 नंबर पूरे हो जाते हैं। 6 मिल गए तो बहुत अच्छा स्कोर हो गया, और 6 मिस हो गए तो फिर स्कोर एकदम से खराब हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए कैसे प्रेजेंट करना है, यहां देखिए आंसर का नंबर कितना नीट एंड क्लीन डाला है इस बच्चे ने। टू फाइंड क्या करना है वो क्लियरली फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया कि जीडीसीएफ फाइंड आउट करना है और ऑपरेटिंग सरप्लस फाइंड आउट करना है। उसके बाद गिवन क्या है, इट इज गिवन दैट नेशनल इनकम इज इक्वल टू 22,100, और उसके बाद वी नो दैट बाय एक्सपेंडिचर मेथड। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेंडिचर मेथड का वो फिर मेंशन किया कि जीडीपी एमपी हम फाइंड आउट करते हैं एक्सपेंडिचर या व्यय विधि जो होती है उसके द्वारा। तो पीएफसी जीएफसी ये सारे कंपोनेंट यहां लिखे। उसके बाद फिर जो है इसने बच्चे ने कहा सो वी विल कन्वर्ट नेशनल इनकम इनटू जीडीपी एमपी एंड देन फाइंड जीडीसीएफ। तो ये सारे स्टेप्स उसने लिखे। एनएनपीएफसी की वैल्यू जो है यहां इसमें मेंशन की हुई है क्योंकि नेशनल इनकम बताई हुई है और वो एनएनपीएफसी होता है, तो वो यहां बता दिया है। फिर एनएनपीएमपी कन्वर्ट करने के बाद फाइंड आउट कर लिया 22,800 करोड़ रुपीज, और फिर ये पेज खत्म हुआ। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। यहां देखिए उसके बाद जीएनपी फाइंड आउट किया, हर चीज नीट एंड क्लीन इसने मेंशन कर रखी है। और जो मैं कह रहा था आपसे कि राइट साइड में एक स्केल की चौड़ाई के बराबर जगह छोड़ के रखी है, देखिए यहां इसने यहाँ पे कैलकुलेशन करी हुई है स्टूडेंट ने, तो इसको कैलकुलेशन के लिए लास्ट पेज पे भागना नहीं पड़ा बार बार। कटिंग ओवर राइटिंग नहीं कर रखी है, और यहाँ लास्ट में देखिए कितना क्लियरली जीडीसीएफ की वैल्यू लिख दी, जीडीसीएफ इज इक्वल टू 6750 और करोड़ भी यहाँ पे लिख दिया है। अगर क्वेश्चन में रुपीज मेंशन किया है तो रुपीज लिख दीजिए, और अगर डॉलर मेंशन किया तो डॉलर, और कुछ भी नहीं मेंशन किया है तो फिर यहां आंसर में कुछ भी नहीं लिखी है। ये भी यहां इससे क्लियर हो जाता है। और उसके बाद में फिर इस स्टूडेंट ने एक लाइन छोड़ी, और उसके बाद में ये ऑपरेटिंग सरप्लस ओएस जो यहां लिखा हुआ है उसको फाइंड आउट किया। फिर बाय इनकम मेथड क्लियरली मेंशन किया कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इक्वेशंस को लिखा, वैल्यूज पुटअप करी, कैलकुलेशंस करी, और फाइनली आप देख सकते हैं फिर एक बार शीट खत्म होगी तो नेक्स्ट शीट पे ये किया OS इज इक्वल टू 5450 करोड़। और यहां क्योंकि यूनिट रुपीज नहीं दी थी तो रुपीज में मेंशन नहीं किया। एक और क्वेश्चन देखिए, आंसरिंग द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कितने खूबसूरत तरीके से इस बच्चे ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मेंशन किया है, और टीचर ने भी हर क्वेश्चन पे एक 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 एक, एक फुल मार्क्स हर एक में दिए हुए, क्योंकि इसने कोई ऐसा चांस ही नहीं छोड़ा इस स्टूडेंट ने कि इसके नंबर कहीं कटें। यहां देखिए आंसर 4 ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइजेस। फिर एक लाइन और यहां पे छोड़ी जा सकती थी। उसके बाद आंसर 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट, मे फॉल और मे राइज। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसने कितना क्लियरली मेंशन किया हुआ है। हालांकि मैं रेकमेंड करूंगा कि आंसर 4 जहां फिनिश हुआ बी राइजेस लिखा, उसके बाद एक लाइन खाली छोड़नी चाहिए थी इस स्टूडेंट को, और ऐसे ही आंसर 3 के बाद इसको एक लाइन खाली छोड़नी चाहिए थी। फिर आप यहां देख सकते हैं आंसर 2 के बाद इसने एक लाइन खाली छोड़ी हुई है, जो कि एक अच्छा इसने काम किया। स्पेस छोड़ते हुए काम करना चाहिए ताकि टीचर जो है वो सेपरेटली देख सके कि हाँ कहाँ क्वेश्चन अलग अलग हैं, हर एक क्वेश्चन में अलग से मार्क्स दे पाए।
कोई क्वेश्चन आपका दूसरे क्वेश्चन के साथ क्लब ना हो जाए और वहां पता चला किसी क्वेश्चन के मार्क्स आपके छूट गए। अब देखते हैं माइंडसेट क्या है जो चेक कर रहा है उनका। जो इवैल्यूएटर है वो भी ह्यूमन बींग्स हैं, रेशनल है, तार्किक हैं, और वो जो पेपर चेक करने के लिए गए हैं, ठीक है पेपर चेक करना है, लेकिन उनकी लाइफ में और भी बहुत सारे उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको काम निपटाने होते हैं। तो पहली बात, एक इवैल्यूएटर को एक दिन में 25 शीट्स कम से कम चेक करनी है। एक शीट पे आप अनुमान लगाइए, अगर वो एक शीट पे 1 घंटा लगाए चेक करने में और एक एक चीज को ढूंढना शुरू कर दे कि कौन सा आंसर कहां लिखा हुआ है, कौन से क्वेश्चन में अच्छी बातें कहां लिखी हुई हैं, तो 25 घंटे में 25 शीट जाके चेक होंगी, घंटे तो 24 हैं एक दिन में। तो आप समझ सकते हैं कि इवैल्यूएटर कहीं ना कहीं वो 25 शीट्स कम से कम टाइम में फिनिश करना चाहेंगे। तो ऐसे में ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारी अच्छी अच्छी बातें, सारी आपकी परफेक्ट नॉलेज जो है, जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वो आप अपने आप से नीट एंड क्लीन वे में, लेजिबल वे में प्रेजेंट करें, ताकि एकदम से देखते ही इवैल्यूएटर को दिखाई दे जाए और आपके मार्क्स को तुरंत फुल मार्क्स वो दे दे। तो अपलोडिंग ऑफ मार्क्स भी टाइम लेती है इवैल्यूएटर का। पेपर चेक हो गया, उसकी टोटलिंग भी करनी है, मार्क्स अपलोड भी कराने हैं, तो सारी टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। तो कोई इवैल्यूएटर ये भी नहीं चाहेंगे कि आपके मार्क्स की रीटोटलिंग करनी पड़े। तो आप स्पेस छोड़ के रखिए, लेफ्ट साइड में मार्क्स देने के लिए, राइट साइड में अपने रफ वर्क के लिए। कटिंग ओवर राइटिंग कोशिश करें बिल्कुल भी ना हो, मिनिमम से मिनिमम हो। और अगर हो भी गई कोई गलती तो उस पर बहुत सारा पेन चलाकर गुचड़ मुचड़ करने की बजाय आप उसको एक बार काटा लगा दें उसमें और फिर फ्रेश लाइन में उसको लिखें। एक ही लाइन में 4 गलतियां करके उसी को सही करने की कोशिश ना करें, उस लाइन को ही काट दें और दोबारा लिख दें, फिर नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल सही जो है। जो बच्चे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करते हैं, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, यानी कि जो 100% स्कोर कर रहे हैं थ्योरी पेपर में, तो उनकी आंसर शीट दोबारा भी चेक होती है। ये देखा जाता है भाई ऐसा क्या किया इसने कि कहीं भी एक नंबर नहीं काट पाए हम इसका बच्चे का, तो दोबारा देखी जाती है कोई ऐसा एरर जो हम फर्स्ट चेकिंग में, जिस एरर को हम नोटिस ना कर पाए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई आप उसमें एरर ना छोड़ें, क्योंकि अगर एरर होगा तो वो फर्स्ट चेकिंग में अगर छूट भी गया, सेकंड चेकिंग में वो ध्यान पड़ जाएगा और आपके 100 से 99 हो जाएंगे। सीबीएसई इवैल्यूएटर को एक मार्किंग स्कीम प्रोवाइड करती है। तो इवैल्यूएटर जो होते हैं उस मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही पेपर आपका चेक करते हैं। जो जो बातें उसमें कही गई हैं एक क्वेश्चन के आंसर में क्या होनी चाहिए, वो आपके उस आंसर में ढूंढते हैं। अगर आप एक बार देख लें कि क्या क्या सीबीएसई यूजुअली एक क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करती है, किस तरह की प्रेजेंटेशन एक्सपेक्ट करती है, किस तरह से स्टेप मार्किंग वो करती है, तो आपको आंसर अच्छे लिखने में बहुत हेल्प होने वाली है इससे। 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसकी जो मार्किंग स्कीम है वो मेरे पास है, वो आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। उसमें देखिए आपकी क्या तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या उसका आंसर सीबीएसई एक्सपेक्ट कर रही है। देखिए क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म पब्लिक गुड्स। इसके लिए आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एक स्टेटमेंट आपसे कि पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स और सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड वन फ्रॉम एंजॉइंग देयर बेनिफिट्स। और ये इस तरीके से करके स्टेटमेंट लिखी और ये आंसर हो गया फिनिश आए। और इसमें एक और हिंट लिखा हुआ है इवैल्यूएटर के लिए, एनी अदर वैलिड डेफिनेशन टू बी अलॉटेड मार्क्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि आंसर जब चेक किया जा रहा है तो उसमें की टर्म्स देखी जा रही हैं। कलेक्टिवली कंज्यूम्ड है जैसे, वो आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें लिखा है या नहीं है बच्चे ने, या उस जैसा कोई वर्ड लिखा है या नहीं लिखा है। उसके अलावा इसमें नॉट पॉसिबल टू एक्सक्लूड एनीवन, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते पब्लिक गुड्स से। तो ये कीवर्ड्स देखे जाते हैं। डेफिनेशन में हो सकता है लैंग्वेज बच्चे की थोड़ी सी अलग हो तो भी उसको मार्क्स मिल जाते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सीबीएसई इवैल्यूएटर को देती है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। आंसर में ऑपरेटिंग सरप्लस इसमें आपको लिखना है। फिर ऑप्शन भी दी है। क्वेश्चन है कि वन नॉमिनल जीडीपी इज 850 करोड़ रुपीज, प्राइस इंडेक्स की वैल्यू बता दी और रियल जीडीपी की वैल्यू उसमें पूछी है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ध्यान रखिए सिर्फ आपको आंसर लिखना है यहाँ पे, क्योंकि 1 मार्क्स का है तो ₹500 करोड़ लिखना है। इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत पड़ रही है तो राइट साइड में जो आप ब्लैंक स्पेस छोड़ते हैं उसका यूज कर लीजिए। यहाँ पे तो सिर्फ आपको आंसर लिखना है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है। सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स शुड बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर पेमेंट्स, डिफेंड और रिफ्यूट द गिवन स्टेटमेंट विद वैलिड रीजन। तो यहाँ नीचे देखिए बोल्ड में लिखा हुआ है नो मार्क्स टू बी अलॉटेड इफ रीजन इज नॉट गिवन और इज रॉन्गली गिवन। तो आप इसमें डिफेंड करें या रिफ्यूट करें, उसके मार्क्स तो होंगे, लेकिन वो तब होंगे जब आप उसको
उसका सही रीजन भी आप वहां बता पाए। अगर आपने रीजन नहीं बताया तो आप ये ना सोचे कि 3 में से 1 मार्क्स आपको मिल जाएंगे डिफेंड या रिफ्यूट लिखने के, आपको मिलेंगे 0 मार्क्स। नेक्स्ट देख लीजिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है उसमें यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एफसी कैलकुलेट करना है, उसके स्टेप्स देख लीजिए। और उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि ₹1400 करोड़ का ये जो आंसर है ये आपने इसमें लिख दिया है क्लियरली। यहाँ ध्यान दीजिए राइट साइड में आप 1.5, 1 एंड हाफ मार्क्स ये आपको स्टेप्स के हैं। तो जो जो आप स्टेप्स करेक्टली लिखते चले जाएंगे उतने उतने मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे स्टेप्स के कितने सारे ब्रेक करके हाफ 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 कितने सारे पार्ट्स में इसके स्टेप्स के अलग अलग के, और यहाँ पे दिया है एनी अदर ऑल्टरनेटिव करेक्ट मेथड टू बी अवॉर्डेड मार्क्स। तो कई बार बच्चा क्या करता है वो थोड़ा सा डिफरेंट मेथड यूज कर लेता है, अलग अलग बुक से उसने प्रैक्टिस की होती है, तो मार्क्स तो मिल जाएंगे लेकिन कोई स्टेप मिसिंग नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत दायमा चल जाता है लेकिन आपको ये सारी चीजें बतानी ही तो पड़ेंगी ही। अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्लियर ही नहीं होता है। चलिए वो भी यहाँ क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला तो है एमसीक्यू। एमसीक्यू में 4 ऑप्शन दिए हैं तो आंसर सी ग्रेटली फॉरवर्ड लिखा, 1 नंबर मिल गया आपको पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, तो आंसर में लिखा सिंपली फॉल्स, रीजन की यहां जरूरत नहीं है। क्वेश्चन फिर आप देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इनिशिएटेड, इसमें चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव लिखा हुआ, तो करेक्ट ऑल्टरनेटिव आपने लिख दिया बी और वो है इंडिया। यहां देखिए और फिर फिल इन द ब्लैंक्स में क्या वर्ड आएगा वो वर्ड आपको सिंपली लिखना है, तो आपको एक एक नंबर इन चीजों के मिलते जाएंगे। यहां आपको डिस्टिंग्विश करना है ग्रीन रेवोल्यूशन और गोल्डन रेवोल्यूशन में। देखिए एक तरीका तो यह है कि आप ऐसे पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दें, ये इजी हो जाता है आपके लिए ऐसे लिखना, क्योंकि आपके ऊपर ना प्रेशर नहीं रहता कि 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट ही लिखने हैं। आप एक इसमें स्टेटमेंट लिख दें, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होती है उसको डिफाइन कर दें, एग्जाम्पल दे दें तो वो सफिशिएंट हो जाता है। ऐसे ही गोल्डन रेवोल्यूशन जो है वो आपकी रिलेटेड किस चीज से, हॉर्टिकल्चर से है, वो आप इसमें बता दीजिए, हॉर्टिकल्चर का एग्जाम्पल इसमें लिख दें तो और भी अच्छी बात है। लेकिन ये क्योंकि 2 मार्क्स का ही है क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत ज्यादा आप पढ़ते भी नहीं है तो यहाँ पे वो थोड़ा सा छोड़ दिया, हाफ मार्क्स है केवल उसके। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे जो एडवाइस हैं और ये सारे जो टिप्स हैं, ये स्ट्रेटजी जो फॉलो की है टॉपर्स ने, ये सब देखने के बाद और जो इवेल्युएटर का माइंडसेट है, इतनी सारी बातें तो मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। अब मुझे लगता है कि कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको ये जरूर पसंद आई होगी। सब कुछ जान लेने के बाद मेरा आपको यही एडवाइस है कि नेवर डू टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, कि जो आप आज कर सकते हो वो कल के लिए ना छोड़ें। तो प्रैक्टिस आज कीजिए, तैयारी आज कीजिए। आप रिजल्ट आने के बाद सोचे यार मैं ये कर लेता, ये थोड़ा सा और मैं ऐसे कर लेता, सर ने तो बताया था, मुझे एडवाइस करी थी, मेरे टीचर्स ने भी बताया था, ऐसे कर लेता तो और अच्छा आया था। देखिए 80 आना 70 से अच्छा है, 90 आना और भी अच्छा है, 95 आना बहुत अच्छा है, और 100 आना तो बस वो तो एक अमेजिंग चीज हो जाती है। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, गुड लक, टेक केयर।